राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ इंद्रचंद कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने रिट याचिका के सामान्य प्रावधानों का अध्ययन किया था। आज हम रिट कितने प्रकार की होती है तथा इन्हें कब व किसके विरुद्ध जारी किया जाता है के विषय में अध्ययन करेंगे। जब किसी व्यक्ति के विधिक एवं मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, जब किसी व्यक्ति के विधिक तथा मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को अपने विधिक तथा मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए क्या उपचार प्राप्त है, तो इस संबंध में उस व्यक्ति को अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है तथा अनुच्छेद 32 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका फाइल कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार प्राप्त है यदि उस व्यक्ति के विधिक एवं मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका पेश कर सकता है। तो 5 प्रकार की रिट याचिकाओं का उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करके अपने विधिक तथा मूल अधिकारों को लागू करा सकता है। तो प्रथम जो रिट याचिका है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हैबियस कॉर्पस। तो प्रथम रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, दूसरी परमादेश मैंडम्स, तीसरी प्रतिषेध प्रोहिबिशन, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं अधिकार प्रश्या क्यो वारंटो। तो व्यक्ति 5 प्रकार की रिट याचिका जारी करा सकता है। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण तथा 5वीं अधिकार प्रश्या। अब हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी व्यक्ति को बिना विधिक औचित्य के, बिना विधिक औचित्य के या अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को बिना विधिक औचित्य के या अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो तब ये रिट याचिका उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए जारी किया जाता है। तो इस प्रकार की रिट का इस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का जो मुख्य उद्देश्य है वह अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को शीघ्र उपचार प्रदान करना, या अवैध रूप से जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उसके विरुद्ध ये रिट याचिका जारी की जाती है और न्यायालय ये रिट याचिका जारी करके उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने इसको निरुद्ध किया है उसको छुड़ाने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। अब इस रिट के तहत कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है? क्या वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके विधिक अधिकार या मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, या उस व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति भी ये याचिका जारी करवा सकता है? तो सामान्य नियम यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन हुआ है। तो सामान्य नियम यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है या अतिक्रमण की धमकी दी गई है। किंतु कुछ परिस्थितियों में इस रिट के लिए निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। तो सामान्य नियम तो यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट केवल वही व्यक्ति जारी करवा सकता है जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, परंतु कुछ परिस्थितियों में उस व्यक्ति की या निरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन दे सकता है और ऐसा व्यक्ति निरुद्ध व्यक्ति का कोई रिश्तेदार या हितैषी भी हो सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध
अवैध रूप से या बिना विधिक औचित्य के बंदी बना लिया जाता है, तब ये याचिका जारी करके निर्दोष व्यक्ति को उच्चतम या उच्चतर न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश जारी करता है। यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि याची को अवैध रूप से या बिना विधिक औचित्य के निरुद्ध किया गया है, तो न्यायालय उसको छोड़ने के लिए बंदी प्रतिक्षण रिट जारी करता है। दूसरी रिट है परमादेश। तो परमादेश रिट उच्चतर न्यायालय का एक आदेश है। तो परमादेश रिट उच्चतर न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी लोक प्राधिकारी या लोक अधिकारी को, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है, को उसके विधिक या लोक कर्तव्य या किसी संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्यों को करने का आदेश दिया जाता है या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। तो परमादेश रिट कब जारी किया जाता है? परमादेश रिट लोक अधिकारी को लोक कर्तव्यों के पालन करवाने के लिए या उस कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने के लिए जारी किया जाता है। यदि कोई लोक अधिकारी जो विधि ने उसके ऊपर कर्तव्य आरोपित किया गया है, उन कर्तव्यों को अगर वो उनका पालन वह नहीं करता है या उनका अवैध रूप से वह कार्य करता है, तो उसके कर्तव्यों को पालन करवाने के लिए या वो कोई कर्तव्य कर रहा है वो अवैध रूप से कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये रिट याचिका जारी की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विविध सभी शर्तों को पूरा कर दिया जाता है। यदि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति ने पूरी जो इसकी रिक्वायरमेंट थी, जितनी भी शर्तें थी, उसको यदि उसने पूरा कर दिया है, तो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का कर्तव्य होता है कि वह प्रार्थी को लाइसेंस प्रदान करे। विधि के अंतर्गत भी सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात भी यदि संबंधित प्राधिकारी लाइसेंस देने से इनकार करता है या विफल हो जाता है, तो पीड़ित व्यक्ति परमादेश लेख प्राप्त करके उपचार प्राप्त करा सकता है। तो परमादेश रिट लोक अधिकारी को लोक कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए या लोक कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए या ऐसे कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने के लिए जारी किया जाता है। अब आता है परमादेश रिट कब जारी नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल उसके विवेकीय या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो, तो परमादेश रिट जारी नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित अधिकारी का कर्तव्य उसके विवेकीय डिस्क्रेशन हो या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित हो, तो उस स्थिति में परमादेश रिट जारी नहीं किया जाता है। नंबर 2, निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पर कोई लोक कर्तव्य आरोपित नहीं किया जा सकता। तो निजी व्यक्ति तथा निजी संस्थाओं के विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं किया जाता। इसी प्रकार से परमादेश रिट व्यक्तियों के बीच संविधात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश रिट व्यक्तियों के बीच संविधात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी नहीं किया जा सकता। यदि 2 व्यक्तियों ने कोई संविदा की है और एक व्यक्ति उस संविदा का पालन नहीं करता है, तो उस संविदा को एनफोर्स कराने के लिए परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो उन व्यक्तियों को संविदा की पालना के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके अपने अधिकारों को लागू करवाना होगा। इसके लिए उसे परमादेश रिट जारी नहीं करवा सकता है। तीसरी जो रिट है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। तो प्रतिषेध रिट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो प्रतिषेध रिट है वह मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यह एक न्यायिक रिट है जो किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। तो ये एक प्रकार की न्यायिक रिट है जो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। कब? जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकारिता से बाहर जाके कार्य करता है या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, तब ये रिट याचिका जारी की जाती है और उसकी कार्रवाई को न्यायालय रोक देता है।
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अपनी अधिकारिकता की सीमाओं में कार्य करने के लिए ये रिट न्यायालय को अपनी अधिकारिता में नीत सीमाओं में कार्य कराने के लिए भी जारी किया जाता है। संक्षेप में प्रतिशय रिट का मुख्य उद्देश्य अदृश्य न्यायालय द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना होता है। यदि अदृश्य न्यायालय ने कोई न्यायिक त्रुटि की है तो उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए ये रिट प्रतिशय रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट उत्प्रेषण रिट। तो उत्प्रेषण रिट और प्रतिशय रिट दोनों में कुछ मिलती जुलती रिट हैं। दोनों ही रिट अदृश्य न्यायालय को या न्यायिक या अर्ध न्यायिक निकाय को जारी की जाती है। उत्प्रेषण रिट द्वारा अदृश्य न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है, जिससे उसके निर्णय की जांच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण हो तो उन्हें रद्द किया जा सके। तो उत्प्रेषण रिट में अदृश्य न्यायालय या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ये रिट जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई त्रुटि की है तो उसके निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। तो प्रतिशय रिट और उत्प्रेषण रिट दोनों में समानता ये है कि दोनों ही प्रकार की रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। दोनों में जो अंतर है वो मुख्यतः इस बात का है कि प्रतिशय रिट तो अदृश्य न्यायालय की कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है, मतलब मुकदमे की विचारण के दौरान जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट यदि अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटिपूर्ण कोई निर्णय या आदेश पारित किया है तो उसके निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है। अतः उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर जारी की जाती है, जबकि प्रतिशय रिट कार्रवाई के दौरान यदि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर या प्राकृतिक नियम के विरुद्ध कार्य किया है तो उसकी कार्रवाई को रोकने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी किया जाता है, तथा प्रतिशय रिट यदि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में कोई न्यायिक त्रुटि की है तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है तो रिट जारी करने का जो आधार है, उत्प्रेषण रिट किन आधारों पर जारी की जाती है, तो उसके 3 आधार है जो है यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया हो या उसमें अधिकारिता का अभाव हो या अधीनस्थ न्यायालय ने नैतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके कोई निर्णय पारित किया हो या निर्णय में कोई वैधानिक त्रुटि हो तो उसके निर्णय या आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है अधिकार प्रश्या रिट, क्यो वारंटो। तो अधिकार प्रश्या का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। तो ये रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए हो। तो ये रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हो। इस रिट द्वारा उससे ये पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए हैं। तो ये रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद या लोक पद को धारण किए हों, और ये रिट जारी करके उस व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से वह पद धारण किए हुए हैं। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद को धारण करने से रोकना है। इस रिट को जारी करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद को धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का उसको कोई वैध अधिकार ही नहीं था। यदि जांच करने पर यह पता चलता है कि उसको उस पद को धारण करने का कोई अधिकार नहीं था तो न्यायालय अधिकार प्रश्या रिट जारी करके उस व्यक्ति को उस पद से हटा देगा और उस पद को रिक्त घोषित कर देगा। तो अधिकार प्रश्या रिट कब जारी की जाती है? यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद या किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करता है तो ये रिट याचिका जारी करके उस व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि आपने वह पद किस अधिकार या किस प्राधिकार से धारण किया है। यदि ये पाया जाता है कि उस व्यक्ति को वह पद धारण करने का कोई वैध अधिकार नहीं था तो न्यायालय अधिकार प्रश्या रिट जारी करके उस व्यक्ति को उस पद से हटा देगा और उसके पद को
रिक्त घोषित कर देगा। अतः किसी भी व्यक्ति के विधिक तथा मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को 5 प्रकार की वह रिट याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर कर सकता है। प्रथम बंदी प्रतीक्षण रिट याचिका, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण रिट और पांचवी अधिकार प्रश्या याचिका। तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तो वह उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वह उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में जो मुख्य अंतर है वह यह है कि उच्च न्यायालय को रिट याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय से अधिक अधिकारिता प्राप्त है। उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार तथा मूल अधिकारों का हनन होने पर दोनों ही अवस्था में रिट याचिका सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, जबकि उच्चतम न्यायालय को यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तभी वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट याचिका जारी कर सकता है तथा यदि किसी व्यक्ति के अन्य विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब वह उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तभी वह उन अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति यदि उसके विधिक अधिकारों तथा मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में वह रिट याचिका दायर करके अपने विधिक अधिकारों तथा मूल अधिकारों को परिवर्तित करवा सकता है। थैंक यू।